हेलो सबको जय भीम। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 129वां जयंती महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। किसी महापुरुष की इस प्रकार डिजिटल जयंती मनाने का यह पहला मौका है और यह जो समय आज हमारे ऊपर जो आया है वह कोरोना वायरस की वजह से, जिस कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को जकड़ लिया है, आज उसने भारत में भी आतंक मचा हुआ है। मगर फिर भी हम दुनिया के मुकाबले इस वायरस को कंट्रोल करने में बहुत कामयाब हुए हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का अपील किया है, तो हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम इस लॉकडाउन को की जो आदेश है उसका पालन करेंगे और जो भी सरकारें आदेश दे रही है। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो उनके जो विचार है उनके विचारों को सुनने का, उनके विचारों के ऊपर चिंतन करने का यह समय है। वैसे ही आज थिंक इंडिया की जो टीम है, उस टीम ने आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जो डिजिटल जयंती मनाने का तय किया है और उसके तहत आज मुझे यहाँ जो बुलाया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हम सब लोग तो जानते हैं कि बाबा साहब का जो काम है बहुत बड़ा है। अलग अलग क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया है। उनकी शिक्षा जो है वह बेसिकली उनकी शिक्षा यह इकोनॉमिक्स में हुई है। हाँ, अगर हम देखेंगे तो आज उसी को लेके आज हम कुछ बातें हम आप सबसे करेंगे। मूलतः बाबा साहब अम्बेडकर जो है, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने उनकी जो शिक्षा है मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। उसके बाद में उन्होंने एमए के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए उन्होंने पूरा किया, तो डबल एमए उन्होंने वहाँ से पूरा किया। फिर उसके बाद में उन्होंने पीएचडी भी वहाँ से पूरी की। कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम देखेंगे, जो एक संस्थान ने उनको स्कॉलरशिप दी थी, तो उस एक स्कॉलरशिप में बाबा साहब ने 2 डिग्रियाँ पाके कोलंबिया से वापस आ गए। जो कॉन्ट्रैक्ट था बड़ौदा संस्थान के साथ में जो स्कॉलरशिप दी गई थी, तो उन्हें वहाँ जाके नौकरी करनी थी। इतिहास आप सबको पता है, वहाँ वो नौकरी नहीं कर पाए, फिर वापस आ गए। फिर वो लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। फिर वो मुंबई आए और मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तहत उन्होंने अपना एज अ प्रोफेसर उनका करियर उन्होंने शुरू किया। जब ये हम देखते हैं तो और उनका जो पूरा चरित्र जब हम पढ़ते हैं, उसमें से बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक थॉट्स में, तो उसको अगर हम देखेंगे, उनके चरित्र से अगर हम निकालेंगे, तो ये ध्यान में आता है जब उन्होंने एमए की पढ़ाई की। ब्रिटिश का राज था भारत में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किस प्रकार काम कर रही है, राज्य कर रही है, तो देखिए रियलिस्टिक स्टडी रहा था। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के ऊपर जो 75 ईयर्स जो राज किया, वो किस प्रकार राज किया, इसका रियलिस्टिक स्टडी स्टैटिस्टिक के साथ उस समय, और उन्होंने उसके जो निष्कर्ष है, उन्होंने जो कहा ब्रिटिश सरकार भारतीयों से जो टैक्स इकट्ठा कर रही है, वह टैक्स जो है के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने चाहिए, मगर वो न करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी उनके
जो ईस्टर्न पार्ट के उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उधर वो पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के निष्कर्ष उन्होंने उसमें से निकाले और बहुत सारे उनके निष्कर्ष है। तो ये उस समय ये कहना बहुत बड़ी बात थी ऐसे मुझे लगता है। और उन्होंने ये चिंता नहीं की भारत में ब्रिटिश का राज है और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक थीसिस लिख के ये उजागर करना कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, यह उन्होंने ताल ठोक के कहा। यह सबसे बड़ी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, उनका जो पीएचडी उन्होंने वहीं से की, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए, मोटा मोटी ब्रिटिशों ने जो हमारे देश पर जो राज किया वह राज उन्होंने 150 साल तक किया, ऐसे हम लोग को पता है। तो ये 150 साल का जो राज था उसमें पहले 75 ईयर्स उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राज किया, फिर उसके बाद में 75 ईयर्स उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत भारत में राज किया। तो पहला पार्ट जो है बाबा साहब का स्टडी का, थीसिस का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अतिरिक्त टैक्स के माध्यम से लोगों पर बर्डन लगाकर टैक्स वसूल कर रही है और वो यहाँ खर्चा न करते हुए दूसरी जगह खर्चा कर रही है, भारत से वो लूट के लेके जा रही है। यह दूसरा जो भाग है, पार्ट है पीएचडी का, ब्रिटिश रूल जो रहा, ब्रिटिश सरकार रही, तो वो उस ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में किस प्रकार राज किया। देखो, तो उन्होंने तो हमारे देश में तो 500 साढ़े 500 संस्थान थे अलग अलग, और वो संस्थान के माध्यम से वो काम चलता था। मगर ब्रिटिशों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मुंबई इलाका है, मद्रास प्रेसिडेंसी है या कोलकाता, ऐसे अलग अलग प्रेसिडेंसी उन्होंने बनाई। तो इसके तहत फिर उन्होंने एक किस प्रकार टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया था वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने उनके इस पीएचडी के थीसिस में उन्होंने लिखे हुए हैं। तो यह जो दो यूएस से उन्होंने जो पढ़ाई की उसमें से ये दो चीज़ें उभर के आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो एक हम सब लोग जो एज ए इकोनॉमिस्ट कहते हैं, तो उनका इकोनॉमी के किस सेक्टर में योगदान है। तो यह उनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो रिसर्च है, पीएचडी है, और वास्तविकता के आधार पर जो पीएचडी है, वह यह सब उनका जो लिखान है वह उनके पब्लिक फाइनेंस जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव और भी कुछ चीज़ें उसमें लिखी है, जिसमें से जो कुछ बातें बनी बाद में, फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर हो, सेंट्रल बैंक का स्ट्रक्चर हो, उसी में से वो ड्रॉ होता है। जो तीसरा जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो पढ़ाई की बाबा साहब ने, वो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमारे देश में जो चलन जिसको हम कहते हैं, उस चलन का किस प्रकार विकास हुआ है, आज तक किसी ने इतनी डिटेल स्टडी नहीं की थी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के रुपये का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ उसके ऊपर स्टडी की। और यह जो विषय उनका जो आता है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान इससे साबित होता है। जैसे बहुत सारी डिबेट्स है उसमें, हमारे देश में जो करेंसी है वो किस प्रकार होनी चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए या सिल्वर स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका कंट्रोल कैसे होना चाहिए, कितने नोट छापने चाहिए, हमारे पास गोल्ड का रिजर्व कितना है, ये सब बातें जो है उसमें उन्होंने कही है। जो एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, तो उसमें इसका समाविष्ट होता है। तो ये दो तीन बातों में से हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं उनके विचार। तीसरा जो उनका पहलू है, 1926 से उनका एक बड़ा लाइफ का करियर शुरू हुआ,
वह मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उस पर ही इलेक्टेड एज अ मेंबर। जब वो मेंबर इलेक्ट हुए तो उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रेजुलेशंस असेंबली में लेके आए, जिसमें से जो उनकी पूरी जो लड़ाई थी बाबा साहब की, और उनका जो फोकस था, जो गरीब आदमी है, जो सामान्य आदमी है, जो मजदूर है, जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, और जो भी पिछड़ा हुआ जो समुदाय है और जिसका शोषण हो रहा है, उस शोषण के पीछे क्या है, उस शोषण के पीछे, जैसे कोंकण इलाका है वहाँ पे खोती पद्धत नाम की एक पद्धत थी, उसके खिलाफ उन्होंने रेजुलेशन लेके आया। दूसरा, साहूकारी नियंत्रण कायदा, जो साहूकार जिसको हम कहते हैं, जो मोटे ब्याज से पैसा लेंड करते हैं, और उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो साहूकार से एक बार कर्जा लिया तो पूरी जिंदगी भर वो साहूकार की गुलामी करता रहता था। तो यह बाबा साहब ने बड़े बारीकी से ध्यान दिया, और इसके ऊपर उन्होंने मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ रेजुलेशंस उन्होंने लाए, मगर वो पास होने के लिए बहुत लंबा समय लगा, उनको थ्रेट्स आए। तो बाबा साहब केवल एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, तो बाबा साहब एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो लोगों से जुड़े मुद्दे जो है, लोगों को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने अलग अलग फोरम पर, अलग अलग स्टेज पर अपनी आवाज़ उठाई, उसके ऊपर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए, और उस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसका हल ढूंढने का काम किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर इस देश की घटना बनाने की जिम्मेवारी आई, तब बाबा साहब ने आर्टिकल 46 और बहुत सारे जो आर्टिकल्स है हम सबको मालूम है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो उसके माध्यम से जो इस समाज के जो सभी सेक्शन हैं, उस सेक्शन को, और पर्टिकुलरली बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको हम कहते हैं, उसकी सोशल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के ऊपर दी है। तो यह एक जो उनकी सोच थी बाबा साहब की, उस सोच से ही ये आगे आया। जो हमारे देश का जो धन है, उसका जो वितरण है या उसका जो वाटअप है, वो समान होना चाहिए। इस विचार के बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैं जो प्रभावित हूँ बाबा साहब के विचारों से, ये तो है, मगर उन्होंने दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा नारा दिया, वो है शहर की ओर चलो। मेरे लिए यह एक दलित समाज के मुक्ति का सिद्धांत है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का मुक्ति का सिद्धांत है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे देश में जो गांव की जो व्यवस्था है और उस गांव में जो दलित समाज का आदमी जकड़ा हुआ है और उसका जो शोषण है, अगर उससे कहीं मुक्ति हो सकती है तो वह केवल शहर में आने से उसकी मुक्ति हो पाती है। क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था। बाबा साहब ने दुनिया देखी थी, यूरोप देखा था, अमेरिका देखी थी, वहाँ का लाइफ देखा था, वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो देखा था, वहाँ का विकास जो है वह बाबा साहब ने देखा था। तो बाबा साहब यह चाहते थे, अगर दलित समाज को आगे बढ़ना है तो उसको पहले इस गांव से निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शहरों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, शहरों में मॉडर्नाइजेशन है, शहरों में आपको आपके जाति से पहचानने वाला कोई नहीं है। तो इसकी वजह से वो ये चाहते थे। अभी जब हम देखते हैं जो इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो मजदूर है या वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है, वो एक ही शेड में काम करते हैं। तो एक प्रकार ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे देश में हुआ, वह जो एक जाति व्यवस्था जो थी हमारे देश की, उसको ख़त्म करने के लिए उसने बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। तो मुझे बाबा साहब के आर्थिक विचार में यह सबसे बड़ा आर्थिक विचार यह लगता है कि आप शहर की ओर चलो।
वहीं पे आपको मुक्ति मिलेगी, यह विचार बाबा साहब ने रखा। दूसरा, खेती, हमारा देश जो है वह फार्म के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी तो डिपेंडेंट है, मगर हमारा जो फार्म सेक्टर है वो ट्रेडिशनल पद्धति से होता है। बाबा साहब ये चाहते थे कि हमारा फार्म सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उसमें मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, वो तभी हम इतने सारे बड़े देशवासियों को खिला पाएंगे। जो हमारी जो खेती है वो स्मॉल होल्डिंग उसकी होती जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसमें जो फार्मर है उसको इन्वेस्ट करना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वह उसको परवड़ नहीं रहा है। तो इसके लिए उन्होंने उसके क्लस्टर बनाने के, सामूहिक खेती करने के उपाय उन्होंने रखे हुए हैं। तो एकदम बिल्कुल आज जो महाराष्ट्र हो या किसी भी देश के किसी भी इलाके में जो फार्मर सुसाइड जो है, तो तभी बाबा साहब ने कहा था कि देखिए, क्योंकि खेती के ऊपर डिपेंडेंट होने वालों की पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी, खेती तो उतनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बंटवारा होगा, और जब वो बंटवारा होगा तो उस बंटवारा किया हुआ जो पोर्शन है, लैंड है, होल्डिंग जो है हमारे लोगों की, वो कम कम होते जाएगी। तो उसमें हमको मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, हमको सामूहिक प्रकार की खेती हमें करनी पड़ेगी। तो यह विचार तभी बाबा साहब ने रखा था। तो इस प्रकार हम बाबा साहब के जो आर्थिक विचार है अलग अलग तरह से हम उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब को देश का पहला वित्त मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि उनकी पूरी पढ़ाई, उनका थिंकिंग उसी दिशा में था, उसी क्षेत्र में था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है यह एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे। वो एक लॉयर थे। मुंबई में बहुत सारे जो पारसी कारपोरेट हाउसेस है, उस पारसी कारपोरेट हाउसेस के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक कारपोरेट लॉयर थे। मुझे पता है, आदि गोदरेज साहब से बहुत बार हम लोग मिलते रहते हैं। तो बाबा साहब का जो एक जनता नाम का जो मंथली था, उस जनता में गोदरेज की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट रहती थी। गोदरेज कंपनी की जो ताले बनाते थे, तभी की जो एडवर्टाइज अगर हम देखेंगे तो, और आज की एडवर्टाइज में इतना ज़मीन आसमान का अंतर हमको दिखाई देगा। मगर यह हम देख सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लॉयर थे। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज बनाया, मुंबई के हुतात्मा चौक में बिल्डिंग परचेस की, और बहुत सारा उन्होंने ये जो काम किया। ये कहाँ से हुआ? तो ही वॉज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल लॉयर। ही यूज्ड टू ट्रेडिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे मित्र है आशीष चौहान जी, MD एंड CEO है। उन्होंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्ट्री है, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल्सो यूज टू शेयर्स ट्रेडिंग करते थे। तो वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एक सक्सेसफुल लॉयर थे। जिस चीज़ में उन्होंने क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में बाबा साहब टॉप तक गए हैं। उसी विचारों को लेके हम सब लोग काम कर रहे हैं। यह एक बाबा साहब का जो उनके लाइफ का जो एक पहलू है, उसको लेके हम उनके आर्थिक विचारों को आगे बढ़ाने का, बाबा साहब के आर्थिक विचारों को ज़मीन पर लेके आने का काम हम दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग देश भर में कर रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गरीब क्यों है, कि जो निर्धन है, जो गरीब है, क्योंकि उसके पास द्रव्य नहीं है, इसलिए वो गरीब है और निर्धन है, और उसी के ऊपर एट्रॉसिटी होती है। अगर हमें इससे मुक्ति पानी है तो हमें एक सशक्त दलित समाज बनाना पड़ेगा, एक आर्थिक संपन्न दलित समाज हमको बनाना पड़ेगा। उसी के लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आज अगर बाबा साहब रहते तो वो क्या सोचते? जो आज हमारे देश में
जो जागतिकीकरण जिसको हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो हमने अडॉप्ट किया है, उसको अभी 25 साल हो चले हैं। तो आज बाबा साहब रहते तो वो क्या कहते? बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरी दुनिया उन्होंने देखी थी, पूरी दुनिया की उन्होंने स्टडी की थी। वो कंजर्वेटिव नहीं थे, वो खुले विचार के थे। तो बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्लोबलाइजेशन का उन्होंने स्वागत किया होता, क्योंकि उनके सब जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं उनके विचार, उससे यही ध्वनित होता है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे देश में ये जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो कम होते जा रही है, क्योंकि उसका मेजर जो कारण है, 3 उसके मेजर कारण मुझे लगते हैं। एक तो माइग्रेशन, जो बाबा साहब ने कहा था शहर की ओर चलो, वो माइग्रेशन। दूसरा है मार्केट, जो इंडस्ट्री जो बढ़ रही है उससे जो लोगों को मौका मिल रहा है। माइग्रेशन, मार्केट एंड मनी, ये 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह से इस देश की जो जाति व्यवस्था जो है वह कमज़ोर हो रही है। इसीलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा फाइट कास्ट विथ कैपिटल। हमने सभी प्रकार के जो शस्त्र है उसका यूज़ करते हुए हमारे जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की कोशिश की और कर रहे हैं। मगर हमारा ये कहना है कि जो कैपिटल है वह एक बड़ा शस्त्र है इस देश के जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का, और उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज ही 14 अप्रैल 2005 को और आज 2020 है, इसको लगभग 15 साल पूरे हुए हैं। तो आज पूरे देश भर में हम भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की 129वीं 129th बर्थ एनिवर्सरी और डिक्की की 15th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और इस दोनों अवसर पर मैं आप सब भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बात और मैं आपको कहूँगा, आज की जो स्थिति हमारे देश में जो उत्पन्न हुई है कोरोना वायरस की वजह से, ये चाइना से जो कोरोना वायरस आया है, इसके बारे में बाबा साहब के चाइना के बारे में क्या विचार थे, इसके ऊपर तो एक अलग सेशन लगेगा। मगर बाबा साहब एक डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ अ डेमोक्रेसी, वो थे। तो डेमोक्रेसी और साम्यवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इसके ऊपर बाबा साहब का विश्वास था। उन्होंने कहा चाइना यह धोखादायक देश है, पाकिस्तान और चाइना, इनसे हमें बिल्कुल सावध रहना चाहिए, बिल्कुल सावध रहना चाहिए। बाबा साहब का राज्यसभा में जो भाषण है वह भाषण मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर अलग से बहस चर्चा हो सकती है, मगर आज की जो स्थिति है चाइना की वजह से जो उत्पन्न हुई है, एज एक मैं इंडस्ट्री का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि आज जिस प्रकार भारत ने इस कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त करने की ओर चल रहा है, अभी 21 दिन हम लोग रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग में और हम इसके ऊपर जरूर विजय पाएंगे। मगर भारत कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है उसके बाद में दुनिया में नायक बन के उभरेगा, तो चाइना जो है वो खलनायक बन के उभरेगा। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल इतनी अपॉर्चुनिटी भारत में बढ़ने वाली है, एफडीआई बढ़ने वाला है भारत में, अभी इतनी बड़ी एसएमई को इंक्वायरी भारत में आ रही है, और आगे आप देखते रहिए क्या होगा। आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं। इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यहीं पे मेरे विचारों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।